अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना इलियास और प्रोग्राम का नाम है ब्रेकफास्ट विद सज्जाद। मेरा आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। खबरों में खोया हुआ था मैं, अजीबोगरीब खबरें होती हैं, खासतौर पर कोयटे की खबर तो बहुत तशवीशनाक है। धरना वरना भी पीछे रह गया है, अगरचे उसका बहुत ताल्लुक हमारे फ्यूचर से है और मुल्क की सियासत से है और उन हालात से है जो आने वाले दिनों में हम पर जिनका असलात होंगे। लेकिन कोयटे के वाक़यात ने सचमुच बहुत उदास भी किया है, गमगीन। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए अपना पहला सेगमेंट शामिल करते हैं, फिर इस पर डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल जो पहला सेगमेंट है उसको शामिल करते हैं, हेडलाइंस। जी मीर साहब, हेडलाइंस देखें जी, अब इस पर बारे में कहा जाता है जो कोयटे का वाक़या हुआ कि लश्कर जंगवी ने कराया है। अच्छा, लश्कर जंगवी बुनियादी तौर पर एंटी शिया ऑर्गेनाइजेशन थी पाकिस्तान में, उधर दाइश ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है। वो दाइश और लश्कर जंगवी का आपस में एक ताल्लुक कायम हो गया है, क्योंकि दाइश वो जमात है जो इराक और सीरिया में बैठकर वो बहुत से जो इक़दाम वो करती है, उनमें एक एंटी शिया होने ईरान के हवाले से या किसी हवाले से वो भी शामिल है। बल्कि ये वाहिद इंतहा पसंद तंजीम है। अलकायदा का भी शायद गालिबन ये एजेंडा नहीं रहा था कि वो सेक्टेरियन मसाइल को उठाए, जो बहुत ज़्यादा सेक्टेरियन मसाइल उठाती है। अच्छा, आज एक आर्टिकल भी है कि लश्कर जंगवी किस तरह पीछे चला गया था, पंजाब में कैसे कार्रवाई हुई थी, उसके नतीजे में कैसे ये अफगानिस्तान से फरार हुए थे, आप उधर से ताकत पकड़ के कैसे वापस आए और क्या कुव्वतें कर रहे हैं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में है, लेकिन मलक असाक को और दूसरे लोगों को जब मार दिया गया, ऑपरेशन हुआ, तो एक दूसरी कैफियत पैदा हुई। अब यहाँ टारगेट कोई शिया सुन्नी का मसला नहीं है, यहाँ पुलिस को टारगेट किया है। दाइश किस तरह काम ले रही है लश्कर जंगवी से और लश्कर जंगवी किस तरह अपने एजेंडे को पेश कर रहा है। 3-4 दिन पहले ही कुछ 3 से 4 हज़ार ख़वातीन जो थे उनको टारगेट किया गया था। अब वहाँ जो कार्रवाई हुई है पिछली दीवार से फैला के आए हैं, तफसीलात जो आई हैं। एक अखबार ज़्यादा जंग ने खासतौर पर इसको ज़्यादा नुमाया तौर पर दिया है, नुमाया तौर पर मतलब क्लियर तौर पर दिया है कि दीवारें स्याह हुई हैं, ऐसे केमिकल इस्तेमाल किए गए कि उनसे दीवारें स्याह हो गई हैं और इमारत के अंदर घड़ा पड़ा हुआ है, यानी कि इतना एक्सप्लोसिव था, घड़ा पड़ा हुआ है। अब बहस हो रही है जी कि इसके लिए तो पैसे दिए गए थे, आईजी ने कहा था दीवार बुलंद कर दें, दीवार बुलंद नहीं की गई इसकी और चीफ मिनिस्टर पर फर्क पड़ रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी के वो इंतजाम जहां होने चाहिए थे वो उतने नहीं है। अब पता नहीं इंटरनल टसल है कि एक का बयान दूसरे के बयान के खिलाफ या हक में आकर उसको खास देना चाहता है, लेकिन ये माना गया है और ये भी कहा गया कि ये जो कैडेट थे ये ट्रेनिंग लेके घरों को जा चुके थे, लेकिन इनको वापस बुलाया गया। अब वापस किस लिए बुलाया गया? इनका ख्याल था कि शायद इस्लामाबाद में धरना हो रहा है, इनकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इनको यहाँ अलर्ट करके स्टैंड बाई कर दिया गया है, किसी वक्त भी इनकी जरूरत पड़े। कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए ना, आप अगर साजिशें करते रहे कि खास तौर पर बुलाया गया, किसने कहा, क्या कहा, वो दूसरी बात हो जाती है। बहरहाल वहाँ हमारी हाई कमान का इजलास भी हुआ गवर्नर हाउस में, चीफ ऑफ स्टाफ भी मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर पहुंचे हुए थे। उन्होंने ज़ाहिर है कि तय किया कि अफगानिस्तान और इंडिया से ज़रा खुलकर बात की जाए कि इसके असरात क्या हो रहे हैं और अफगान सरजमीन को इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे खिलाफ। ये सब कह रहे हैं, चौनिसार भी कह रहे हैं, दूसरे भी कह रहे हैं कि इसके जो कंट्रोल था वो अफगानिस्तान से हो रहा था। कल मैंने कहा कि हो सकता है कि इसका अंदाज़ा उन टेलीफोन कॉल से हो जो इन लोगों को की जाती रही हो, लेकिन ये तय नहीं है कि वो कॉल्स सिंध तो अफगानिस्तान की हो, इस्तेमाल पाकिस्तान में हो रही हो, लेकिन वो भी ट्रेस हो जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं है कि उनको ट्रेस करने का। अच्छा, ये एक नया कॉन्सेप्ट है सेफ सिटी का, लाहौर में भी है सेफ सिटी बना। तो सेफ सिटी के जो कॉन्सेप्ट थे उसके तहत सफारती इंतजाम मुकम्मल क्यों नहीं किए गए? कोयटा छोटा सा इलाका है, कोई बड़ा इलाका तो है नहीं। कोयटा इस तरह तो फैला हुआ नहीं जिस तरह लाहौर फैला हुआ है या जिस तरह कराची फैला हुआ है, इतना फैला हुआ शहर नहीं है, शायद इतना भी नहीं जितना पिंडी, मुल्तान और फैसलाबाद होंगे। मेरा ख्याल में वो 1.5-2 किलोमीटर के फासले के अंदर ही तमाम इंस्टॉलेशन है, कंटोनमेंट का इलाका है सारा, एक फोर्टिफाइड इलाका है, एक तरह का किराबंदी हुई होती है। ये क्या कल्चर था इस तरह सरियाब रोड और ये जो इलाका कहते हैं, यहाँ के रेस्टोरेंट में शाम को किस तरह दानिश्वर बैठा करते थे, हर तरह के दानिश्वर गप्पे लगाते थे। पहली बार मैं जब कोयटे गया सब ने कहा कि वहाँ चलना है, यानी ये नहीं वो साथ ही वो सड़क भी है क्या जहाँ शॉपिंग करने के लिए लोग जाते हैं, वो नहीं कहा किसी ने कि वहाँ चलना है। वो जानते थे, मुझे भी और उनका पता था कि मेरा असल इंटरेस्ट क्या होगा और वहां तो जाना होता है। वो कौन सी चीजें आई हुई हैं, समग्रिटी होती है ना जी, कहा तो नहीं जाता। ईरान के रास्ते आती हैं, अफगानिस्तान के रास्ते आती हैं, माल आता वो लोग। लेकिन वो सड़क जहां ये कैफे थे, मुझे नाम फरा कैफे या क्या ना, वहां बैठ के जो गपशप होती थी, जैसे लाहौर का पार्टी हाउस था, वो कल्चर ही खत्म हो गया। वहां तो दहशत गर्दी आ गई, कुछ और आ गया। इतना खूबसूरत शहर और इतना
तरीके से बना हुआ। अब ये कहा जा रहा है मनसूबा नई दिल्ली में तय हुआ था, अभी वो तो तैयार करना था उन्होंने तो कह दिया था, उन्होंने पठानकोट के बाद ही कह दिया था। फिर उड़ी का भी नाम उन्होंने हमारे सर पर बोल दिया और कहा था कि हम किसी वक्त भी कहां भी कार्रवाई कर सकते हैं वगैरह वगैरह, और हो रहा है। अब वो कश्मीर की तवज्जो हट गई है, अब ट्रैक 2 भी शुरू कर दिया कश्मीर के मामले में, हुर्रियत के लीडरों से राब्ते कर रहे हैं और शायद मीर वाइज उमर फारूक से राब्ता हुआ है और बीजेपी के उन्होंने कहा जी पार्टी का कुछ नहीं मसला, ये तो एक जसवंत सिन्हा क्या नाम था उसका, वो शायद लीड कर रहे हैं, जो वजीर खारजा भी उनके रहे, उन्होंने कहा नहीं ये आप अनऑफिशियल एक हमारे डायलॉग हो रहे हैं। तो हुर्रियत लीडरशिप भी, मीर वाइज तो पहले भी मुज़ाकरात में शामिल रहे हैं हुर्रियत के जो थे, और अली गिलानी इस रवैये के खिलाफ रहे हैं, वो जरा ये उनको इंतहा पसंद समझते रहे और मीर वाइज को कहते थे मॉडरेट है, नौजवान आदमी है और तरह बात करते हैं। उनके बाप और दादा तो जरा जामा मस्जिद के वो गोया इमाम है ना जी, तो उनका तो एक खास एहतराम वहां पाया जाता है। वो भारत ने उनके साथ मुज़ाकरात भी शुरू कर दिए हैं, और ऐसे भी है कि हुर्रियत शायद इररेलेवेंट होती जा रही है। इररेलेवेंट होने का मतलब ये नहीं है कि हुर्रियत का जो मुकदमा था वो खत्म हो गया है, बल्कि इररेलेवेंट होने का मतलब ये है कि नौजवानों ने क़यादत अपने हाथ में ले ली है और वो कहते हैं कि अब ये हुर्रियत भी बहुत ले दे के बात करती है, सुलह सफाई की बात भी कर लेती है, आराम से रहती है। इसके लीडरों की बड़ी तादाद जो है वो मोदिल मजाज लीडरों की है, अली गिलानी वगैरह को एक हाथ कुछ छोड़कर, तो ये नहीं हमारे लीडर बन सकते। वो एक ये कॉन्सेप्ट वहां पैदा हो रहा है। तो हुर्रियत के साथ उनके मुज़ाकरात अब करेंगे और हुर्रियत उनके साथ कोई बात तय कर लेती है, तो इसका मतलब होगा कि कश्मीर के मसले के बारे में हुर्रियत बिल्कुल ही रेलेवेंट हो जाएगी। लेकिन जो भी मुज़ाकरात करेंगे उसमें अली गिलानी शामिल नहीं होंगे। अली गिलानी इस तरह की किसी बात पे कोई नहीं कर सकते। अच्छा, मैं कोयटे की बात कर रहा था, तो वहां वो जब नॉक किया गया और कहा कि दरवाजा खोलो हम फौजी हैं, और फौजी कह के दरवाजे खोलवाए गए और फिर बस्ट मार के सबको मारा जाता था। ये कैडेट बेचारे छतों से कूद के इन्होंने जान छुड़ाई बचाई है। और एक कैप्टन था वहां, उनको हमने तमगा जुर्रत दिया है और दूसरे को सतारा जुर्रत दिया है, दूसरे को हमने तमगा बसालत दिया है, हमने एजाजात भी दिए हैं उनको। और इसका इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ज़ाहिर अफसोस कर, अमेरिका ने भी किया है, चीन ने भी किया है, रूस ने भी किया है, सभी ने के बयान आए हैं, पुतिन का बयान भी आया है कि हम हर तरह की दहशतगर्दी के खिलाफ तावन करने को तैयार है। लेकिन इससे नहीं, जो वाक़या होना होता है तो वो हो जाता है, और फिर हम उसके डांडे ढूंढते रहते हैं और देखते रहते हैं। एक तरफ तो ये नक्शा है, इंडिया के साथ हमारे ये मामला हैं, वो क्या क्या कोशिशें कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये नक्शा है कि इमरान खान भी वहां पहुंचे, यानी फौरन उन्होंने डैश किया और उन्होंने 4-5 बातें ऐसी की हैं जिस पे अब गुफ्तगुएं भी हो रही हैं, तबसरे भी हो रहे हैं। मैं उस पर कोई तबसरा और कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन उन बातों पर गौर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा जब भी हम कुछ करने लगते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे हंगामा हो जाता है। यानी कि मोदी से मिलकर जो है कुछ इस तरह की बात भी शायद किसी को कही थी उन्होंने कि मिलकर नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान में जमहूरियत यानी अपनी हुकूमत को बचा रहे हैं, मोदी से कह के लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमला करा देते। और ये कहा वो तो सिक्योरिटी रिस्क है। अच्छा, सिक्योरिटी रिस्क का लफ्ज ये है कि एक लंबे अरसे से कहते हैं नवाज शरीफ ने इस्तेमाल किया था किस ज़माने में बेनज़ीर के हवाले से, लेकिन गालिबन ज़ियाउल हक ने शायद इस्तेमाल किया था, कुछ तय किया होगा इस्तेमाल नवाज शरीफ ने भी। उस ज़माने में सिक्योरिटी रिस्क की वजह से कहा जाता था। राजीव ने आने पर यहाँ बोर्ड हटा दिए गए थे, कुछ लिस्टों के बारे में राय थी कि वो लिस्टें जो हैं वो सिखों की, खालिस्तान की, वो इंडिया के सपुर्द की गई हैं। कुछ तकरीरों के हवाले थे जो दिल्ली में इंडिया में जाके बेनज़ीर ने किए थे। तो इन बहुत से हवालों की रेफरेंस से कहा गया था कि सिक्योरिटी रिस्क है। नवाज शरीफ का तो ऐसा कोई बयान नहीं ना जी। ऐसा बयान इसलिए नहीं है कि वो इंडिया के बारे में साफ तो कहे जाते हैं, लेकिन ये नहीं कहा जाते कि वो इंडिया के पाकिस्तान की तकसीम गलत है, या इस तरह के कोई बयान या ये कहा जाए कोई इंडिया, यह जरदारी साहब ने कहा था कि भाई हर इंडियन के अंदर एक पाकिस्तानी है, हर पाकिस्तानी के अंदर एक इंडियन है। इस तरह के कोई बयान भी नहीं जिस पर आप टारगेट करें। अगर जरदारी साहब ने इस बयान के बाद पूरे टेरियोर में कोई बात नहीं की जिस पर आप एतराज कर सकते हो, देख लिया भी ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट मानने वाली नहीं है, ठीक है, नहीं मानती तो क्यों खाम का इस बात को लेकर आगे बढ़े। नवाज शरीफ डिटरमेंट है। अब मसलन कल कहते हैं वो उनके गुलभूषण का नाम नहीं लिया उन्होंने, पर गुलभूषण का नाम ले लेते तो क्या फर्क पड़ जाता, मुझे समझ नहीं आती। लोग तो एतराज करते हैं गुलभूषण का नाम आपने गलत वक्त पे क्यों लिया। वो आर्मी के स्पोक्समैन पे, चीफ नहीं, वो कहते हैं रानी सदर जब आए थे तो हमने गुलभूषण की जिक्र किया है, तो वो कहते हैं आपने ये उसको नाम क्यों लिया था। यानी देखे ना, कई हर तरह के अपने अपने पैराडाइम है, हर तरह के अपने अपने नैरेटिव है, हर तरह की बात का अपना मतलब निकलता है।
अच्छा, नवाज शरीफ को आप वो सिक्योरिटी रिस्क भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर गड़बड़ हो जाती है, ये भी कहते हैं जितने दौरे उन्होंने लंदन के किए इतने कोयटे के किए होते तो हालात ठीक होते। अच्छा, अब सियासी जबानों में तो सब ये बहुत अच्छी बात है, और ये मोदी के खिलाफ क्यों नहीं बोलते, एमकेएम के खिलाफ जब करती है तो उसको नहीं कुछ करते। और 30 अरब, अच्छा ये फिक्रा उन्होंने कहा 30 अरब के 31 अरब रुपया जो आया था वो कहां गया सिक्योरिटी के लिए। भाई कोयटे की सिक्योरिटी जो है सूबाई हुकूमत की नहीं है। इमरान साहब पता नहीं फौज को तो नहीं छेड़ना चाहते, फिर क्या कहना चाहते हैं? वहां तो सारी की सारी एफसी का कंट्रोल है, और सिक्योरिटी के मामला उन्हीं से तय होते हैं। आप ये कहेंगे सूबाई हुकूमत ने तय नहीं किए, यहाँ सूबाई हुकूमत कर नहीं पाई, तो वो तो आप केस को किस तरह बना सकते हैं। लेकिन इमरान बहुत सी बातें ऐसी कह रहे हैं जो इस पूरी सूरत हाल में, जिसका खुलासा यह है कि भाई कुछ कर लो, मैं इस्लामाबाद जा रहा हूं, जो भी हालात कर लो, और ये मोदी का कहने पे। लेकिन उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं जी कि हम किसी को गद्दार नहीं कहते। सिक्योरिटी रिस्क कहने का मतलब ये होता है कि आपकी फला बातों की वजह से हमारे लिए सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हो गए। खुर्शीद साहब कह रहे हैं हस्ब मामूल कि फौज आई तो जब तीसरी पार्टी आई, अब तीसरी पार्टी छुपाने का नाम क्या है जी, फौज ही को कहते हैं नहीं, तो वो उसके जिम्मेदार नवाज शरीफ होंगे और इमरान खान होंगे, वो अपने उस पर कर रहे हैं। उनकी कल मुलाकात साद रफीक से भी हुई है, साद डार भी साथ थे, इसका इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है, और हासिल बजिंजो साथ थे। मुस्लिम लीग नून अपने साथियों को, हासिल बजिंजो को हुआ, और ये फजल रहमान को लॉन्च कर चुकी है। अचकजई को नहीं करेगी वो भी, क्योंकि अचकजई इस वक्त जरा अपने बयानत की वजह से कुछ और सूरत हाल में। ये बेसिक खबरें तो यही हैं। एक खबर और ये है कि वो जो उनकी चीफ आई हुई IMF की पाकिस्तान में, उस पर एक आर्टिकल भी है ज़ाहरुल्लाह काब, उसमें उसकी शक्ल को क्लाइव के साथ, जो हमारे लॉर्ड क्लाइव थे, उसके साथ तशबीह दी है, हमारे इन्होंने सल्तनत कायम की थी जहाँ। और उन्होंने कहा कि जी ये तासुर है या हकीकत है। बहरहाल ये इमेज खत्म होना चाहिए कि पाकिस्तान में करप्शन है। जब तक शफाफियत ज़ाहिर नहीं होती, करप्शन का आपको खत्म होती नजर नहीं आती, तरक्की करना जो है ना मुश्किल है। नेगेटिव पॉइंट भी उन्होंने हैं, लेकिन पॉजिटिव बातें भी उन्होंने कही हैं कि मईशत उन्होंने कहा बरामदात आपकी क्यों नहीं बढ़ रही है, एक्सपोर्ट्स जो है ये क्यों कम हो रही है, इनको बढ़ना चाहिए। और जब तक एक्सपोर्ट, अब डाटा भी है एक आज आर्टिकल में कि कितने % एक्सपोर्ट होनी चाहिए। 10% है पाकिस्तान की GDP का, 40% होनी चाहिए। तो ये सारी बहसें चल भी रही हैं, हो भी रही हैं। अब एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि ये प्ली बार्गिन जो होता है नैब वाले करते हैं कि भाई आपने 1 करोड़ रुपए लिए, आपसे तय कर लिया, आपने 5 करोड़ दिए तो आपको बख्श दिया गया। तो उन्होंने कहा कोई 15 साल में 1500 ब्यूरोक्रेट्स ने इसका फायदा उठाया। सियासतदानों को तो हम कहते रहते हैं, ब्यूरोक्रेट तो फायदा भी उठाते हैं, और नहला धुला के उनको पाक दामन भी कर दिया जाता है, और कोई पूछने वाला भी नहीं होता। सियासतदानों को भी 2-4 को पकड़ना चाहिए और देखना चाहिए कि उनके क्या हालात हैं। और को भी, और जो इदारे हैं, मैं तो कहता हूं कि अदलिया और फौज भी अपने आप को एहतसाब करिए पेश करे, और उनको कोई प्रोटेक्शन न दी जाए जी। तो जर्नलिस्टों को भी किया जाए, बहुत सारे ऐसे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए जी। इसी पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अगला सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है इनसाइड। जी मीर साहब, आर्टिकल आज जी पहला आर्टिकल कमाल का आर्टिकल है। ये न्यूयॉर्क टाइम के फर्स्ट पेज से शुरू होता है, अंदर चला जाता है, यानी खबरों के सफ़े पे छापा है, और वो बड़ा अहम आर्टिकल हुआ करता है जो वहाँ शुरू किया जाएगा। बिटनर का, जोशिन बिटनर, जो JOCHEN, जोखन कहेंगे, क्या कहेंगे, जर्मन लफ्ज़ होगा, बिटनर है कि मिस्टर ट्रंप अमेरिकाज वट बर्गर, ये वट बर्गर की एक नई इस्तेलाह इस्तेमाल हुई है यहाँ, और उसके हवाले से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप अपने सूरत हाल के मुताबिक उसको लगाएं। इस वट बर्गर का मतलब है एंग्री सिटीजन, उन्होंने तर्जमा किया है। उन्होंने कहा कि ये तर्जमा, अच्छा इसको आप नाराज शहरी कह लीजिए, लेकिन नाराज शहरी नहीं लगा मुझे जब मैंने पढ़ा है, गुस्सीले शहरी कह लीजिए, गुस्से वाले शहरी कह लीजिए, कुछ इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन उसने कहा कि इसका तर्जमा नहीं हो सकता, और जर्मन ज़बान का लफ्ज़ है, और इसको बहुत जगहों पे इस्तेमाल भी होता है, और गुस्सा मुस्बत भी होता है, मनफी भी होता है, ये भी डिस्कस किया है। मसलन मुझसे मेरा सब कुछ ले लो, मुझको वो गुस्सा दे दो, मैं जिसको, जो अंग्रेज़ के खिलाफ मशरक हार गया है, मशरक अपनी रूह के अंदर हार गया वगैरह, जो उन्होंने पूरा बनाया और लिखा था।
तो उसके हवाले से ये पूरा जो है वो एक थीसिस जो बनाया है कि इस वक्त दुनिया भर में लेफ्ट और राइट दोनों में गुस्सीले नाराज शहरी पाए जाते हैं जी। वो गुस्से में कोई सड़कों पर निकल आया हुआ है, कोई ट्रंप बन गया है, कोई लीपेन बन गया है। वो लेफ्ट की तरफ भी है, राइट की तरफ भी है। गुस्से वाले अच्छे लोग भी थे, मसलन मार्क्स को गुस्सा आया, उसने दुनिया के लिए निज़ाम ने कहा ये लूट रहा है तबका, अमीर तबका, उसने एक निज़ाम बनाया। और उसी की वजह से आज बहुत सी जो तबकाती वोटिंग का सिस्टम जर्मन में और जगह ख़त्म हुआ है। मशरकी जर्मन में लोग सड़कों पर निकले, गुस्से में निकले, उसके नतीजे क्या सूरत पैदा हुई। उन्होंने कहा तब्दीली के लिए गुस्सा जो है ना एक लाजवाब चीज़ है, लाजवाब चीज़ है, कोई शक नहीं इसमें। लेकिन फिर उसने समझाया है कि पेट्रोल को आग लगाएं तो आग लग जाएगी, और उसको ताकत बनाना चाहें तो ताकत बना लें, गाड़ी चला लें अपनी। तो ये गुस्सा वो है जो आपको आग लगा के तबाही और आर्सन फैला सकता है, कत्ल गारत भी फैला सकता है। और गुस्सा वो है जो इस तब्दीली का एक लाहे अमल भी बना के दे सकता है। तो उन्होंने कहा कि इस लिहाज से एक बहुत ही उन्होंने कहा इस सूरत ये है कि लेफ्ट राइट दोनों में एक गुस्से वाले शहरी जो हैं वो पैदा होने शुरू हो गए हैं। उनके दोनों के अपने अपने स्टाइल्स हैं, दोनों के अपने अपने मोटिव्स हैं, दोनों के अपने अपने, लेकिन गुस्सा कॉमन है। ये जो वट बर्गर्स कोई क्लास पैदा हुई है, वट बर्गर ही लिखा हुआ, पता नहीं उसको मैं तलफ़ुज़ कोई मैं चेक करूंगा, किसी और तरह तो नहीं करते, लेकिन बड़ा क्लियर है, बर्गर लिखा हुआ है, वट ही लिखा हुआ है, कोई इसमें ज़्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मतलब हमारे हुक्मरान जो हैं वो समझते हैं कि ये गुस्सा करने वाले जो हैं इनका तो कोई मुकदमा, उन्हें गौर कर लो, इनका कोई एक मुकदमा तो है। वो समझते हैं लूट मार हो रही। पाकिस्तान की हालात देखो ना, ये जो क्लास गुस्से में है और इमरान के साथ है। मैं इमरान को ट्रंप से कंपेयर नहीं कर रहा ना, मैं उसको मार्क्स से कर रहा हूं जो उनके यहाँ अच्छाई की इलामत, कुछ नहीं कर रहा। गुस्से की एक नस्ल है। वो कहते क्या करें हम, जैसे कल परसों एक आर्टिकल है जिसने कहा था कि ये वो लोग होते हैं जो किसी इदारे को कहते हमारी बात मानी नहीं जा रही, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हम क्या करें। तो दुनिया में ये जो क्लास पैदा हुई है, गुस्से वाली क्लास है। फिर उस जॉन स्टेनबर्ग करता तो क्या देखता, मार्क्स का ज़माना क्या था, हमारा ज़माना क्या है। और आज की नाइंसाफियाँ छोटी छोटी हैं लेकिन कॉम्प्लेक्स है, पेचीदा है। पेचीदा कैसे हैं? उन्हें कहा जो बड़ी क्लास जो लूटने वाली क्लास है वो तो ग्लोबलाइज्ड हो गई है, इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है, उनकी तजारत पता नहीं कहाँ कहाँ है। उसको समझने के लिए और उसको रोकने के लिए तो कोई प्रॉब्लम है, ग्लोबलाइजेशन के प्रॉब्लम तो है ना, आप उसको हेट करें। लेकिन हाँ ये भी एक है कि गुस्सा हेट की बुनियाद पर भी होता है और पारसाई का गुस्सा भी है, कि राइटियसनेस का गुस्सा है कि आप समझते हैं यार ये क्या गंदे लोग हैं, क्या कर रहे हैं, आपको गुस्सा आता है कि माशरे में क्या हो रहा है, और आप नफरत से गुस्सा लाते हैं, वो गुस्सा दूसरा होता है। तो ये सारे गुस्से मौजूद हैं। और अपर क्लास की तजारत तो आलमगीरियत में चली गई है, और टैक्स नहीं देते एप्पल, उनको टैक्स देना ही नहीं पड़ता, और छोटी क्लास उससे चिढ़ती है। और उन्हें का सूरत हाल ये है कि जर्मन में सिर्फ 14% लोग अपने सियासतदानों पर एतबार करते हैं। जर्मन होगा लिखने वाला ना, 14% लोग एतबार करते हैं, बाकी नहीं करते। हमारे यहाँ क्या मसला है? यही मसला ना। लेकिन अल्टरनेटिव क्या है ये हम नहीं सोचते ना। ये कल परसों एक आर्टिकल था जिसमें इसका तज़किरा था, तो हमें गौर करना चाहिए कि ये क्या सारी सूरत हाल जो पैदा हुई क्या है। वो एक मैंने आर्टिकल का हवाला दिया था कि एक शिया मुखालिफ तशद्दुद पाकिस्तान में दोबारा परवाज कर रहा है। अब्दुल बासत का है, वाई सेक्टेरियन वायलेंस इज सर्जिंग इन पाकिस्तान। ये चले गए थे, इनको मार के भगा दिया था इन्होंने, और अफगानिस्तान से पता नहीं इराक फिर दोबारा आ गए हैं जी। और बता रहे हैं कि सिर्फ 2007 से 2013 तक 2714 लोग फिरका वारियत में मारे गए थे पाकिस्तान में, जबकि 905 तशद्दुद के वाक़यात हुए थे। लेकिन 2014 और 15 में ये कम हो गए, 144 और 484 रह गए थे, यानी कि इनमें कमी आई थी। अब फिर क्यों? उन्होंने कहा पेशावर वो जो आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमले का वाक़या था उससे ज़रा फिर थोड़ा सा एक नया बना था इन लोगों का, और ये लोग फिर जो है अब अपनी कार, एक ज़माना था रियाज बसरा और जितने लश्कर जंगी के लोग थे ये अफगानिस्तान में बैठे हुए थे और वहाँ ट्रेंड हो रहे थे। अब ये सब लोग जो हैं ज़रब अज़ब के बाद ये और भागे हैं जी, और इनको कोई पनाह नहीं मिल रही थी। उन्होंने कहा कि एक बात और भी है कि लश्कर जंगी में शामिल अक्सर लोग नौजवान हैं, उनकी उम्र 20 साल के करीब है, 20s में है। उनका लिबास सलवार कमीज़ नहीं है, मौलवियों वाला नहीं है, मॉडर्न लिबास है, और मदरसे में नहीं पढ़े हुए,
देखें ना, पहले हम कहा करते थे, मैं कहा करता था भाई कि आप कहते हो मदरसों से दहशतगर्द पैदा हो रहे हैं, आपकी जो इन दरसगाहों से पैदा हो रहे हैं उसको तो देखो। लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के पढ़े हुए दहशतगर्दी कर रहे हैं पाकिस्तान में। हिजबुल तहरीर के भी जितने नौजवान आते थे वो बड़े बड़े अदारों से पढ़े हुए थे बरतानी, वो कैसे दहशतगर्द हो रहे हैं। ये कहते हैं ये सारे क्लोज से क्लीन शेव हैं, ना दाढ़ियाँ हैं इनके, स्मार्ट लोग हैं, टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं, सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं। उन्हें कहा एक एक्टिविस्ट आपको यहाँ मिलते हैं कि आप मदरसों की तलाश कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे जो एक्टिविस्ट हैं और टेररिस्ट हैं उनको कौन तलाश करेगा। तो ये एक ऐसा है कि जिसको हमें देखना चाहिए, और इसके लिए इसने कहा कि नई रिसर्च की जरूरत है। अक्लमंदी की बात है, यानी कि ये सोशल मीडिया पर बैठकर ये सारी बातें करने वाले कहाँ फैले हुए हैं। इंडिया को क्या शिकायत थी उससे, हमारे वानी से, उसने सोशल मीडिया के जरिए एक आग लगा दी थी। तो बहुत सारे अब वेन्यूज हैं जो लोगों को दूसरी तरफ भी लेके जा रहे हैं, और उसको रास्ता भी हमें नया नया इख्तियार करना पड़ेगा उनका। आज इसी मसले पर इमरान के फिजा न्याज़ ने तो लिखना ही था, उन्हें कहा करप्ट हुक्मरानों के खिलाफ जंग, करप्शन किंग्स के संग। तो भाई आपके इर्द गिर्द सारे वही करप्ट लोग मौजूद हैं। इमरान को ज़ाहिर है कि उन्होंने कहा है, ये भी कहा है कि हमारा दुश्मन बड़ा सफाक, मकार, बदयानत, ये वो इंडिया के बारे में वो कुछ छोड़ता नहीं है। वो पार्कों, स्कूलों, हस्पतालों, तरबीती मराकज़, इन जगहों पे हमला करता है, बुज़दिल है इसलिए। और हमीद गुल को कोट किया दोबारा कि उन्होंने कहा था F11 जो है बहाना है, अफ़गानिस्तान ठिकाना है और असल में पाकिस्तान निशाना है। ये उनके मशहूर फ़िक्र है, उसको उन्होंने कोट किया है। और मकसद इनका चीन और रूस की उभरती हुई ताकत को रोकना है। अमेरिका सिर्फ इसी काम के लिए यहाँ ये कर रहा है, और वो शुमाली इलाका जहाँ पे अपना कंट्रोल चाहता है, और रूस और चीन को जो है वो रोकना चाहता है। और भारत उसका पाकिस्तान दुश्मनी में, एक दायमी दुश्मनी में जो है एक उनका साथी बन गया है, और वो उसको करता है। उसकी अपनी स्कीम है। फिर जिक्र किया कि 2013 में जब बनी गाला में नवाज शरीफ गए थे तो किस तरह बिच बिच कर इमरान खान ने इस्तकबाल किया था, कैसी खातर मदारत हुई थी, किंटरे गैटरे तक गपशप होती रही थी। फिर चंद दिनों के अंदर क्या हो गया कि वो सड़कों पर निकल आए या उन्होंने कर दिया। इस सूरत हाल को देखना चाहिए। अब तो तारिक बिन ज़ियाद बन गए हैं, कश्तियाँ जलाकर पहुँच गए हैं। उन्होंने कहा लेकिन इर्द गिर्द जितने करप्ट लोग हैं वो ये काम करने देंगे। इससे रियासत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचेगा, और पार्टी भी दाव पर लग गई है। और अल्लाह की चालें अपनी हुआ करती हैं। अल्लाह की चालें से मुराद है वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि तुम मकर करते हो, अल्लाह तुम में सबसे ज़्यादा मकर करने वाला है। ये मकर करने वाले से तर्जमा लोग कुछ और ले लेते हैं। तर्जमा इसका ये है कि सबसे ज़्यादा चालें तो अल्लाह चलता है, और जो अल्लाह की चालें हैं उनसे आप बच नहीं सकते। और पाकिस्तान 7वें आसमान को ज़रूर छू लेगा, ये भी उनका ख्याल है। और हालात ऐसे हैं, आप इनको रोक नहीं सकते, ना रोकने आपके बस में है जी। एक आर्टिकल है इकराम सहगल का आज मौजूदा सूरत हाल में चंद बातें। एक तो उन्होंने किस्सा कराया 75 में हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का अहदा बना दिया गया था, और कमांडर इन चीफ का अहदा ख़त्म कर दिया गया था, और उसे चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के अंडर कर दिया गया था। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ यानी चीफ ऑफ स्टाफ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जो थे उनको कर दिया गया था। अमेरिका का सिस्टम मकसूद था कि जो चेयरमैन है वो तीनों फोर्सेस को बैलेंस करेगा और ज़्यादा ताकत उनके पास होगी, लेकिन हुआ नहीं। मार्शल लगा, जब मुझे याद है टोनी क्लिंटन मुझसे पूछता था कि मार्शल लगा तो पाकिस्तान में ज़िया-उल-हक आएगा कि जनरल शरीफ जो कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे, जो सीनियर गिने जाते हैं, वो आएंगे। तो मैंने कहा था फंक्शनल चार्ज तो ज़िया के पास है, लोग तय नहीं कर पा रहे थे उस वक्त ना। मेरा ख्याल है कि ज़िया ही आएंगे। तो उन्होंने ज़िया के बारे में पूछा, मुझे याद है मैंने उनसे कहा था कि तो फर्स्ट सराई जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी तो वो कौन होते हैं, कुछ तशरीह की मैंने तो, और लिख भी दिया उसने। तो मैं कहने का मकसद ये है कि ये ओहदा इसलिए बनाया गया था, लेकिन वो जब ज़िया-उल-हक आ गए तो ये ओहदा, अब ये ओहदा बराए नाम है। अब जिसकी प्रमोशन वहाँ हो जाती है उसका मतलब है कि उसके आर्मी चीफ बनने के कानून ख़त्म कर दिए जाते हैं। इनका कहना ये है कि ये अब इनकी सीनियरिटी वैसे देखी जाए जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों की होती है, और इस ओहदे की वही जो है चीफ ऑफ जनरल चेयरमैन उसको बहाल किया जाए। गालबन ये बात असलम बेग के ज़माने में भी आई थी कि जिसे मिलिट्री सेक्रेटरी का ओहदा कहते हैं, और शायद एडजुटेंट का ओहदा कर दिया, तबादले और तरक्कियाँ वगैरह का सारा जो है
2 महकमे जो हैं जनरल स्टाफ के, वो चेयरमैन चीफ जज और गालिबा असलम बेग के बारे में था कि उनको बना दिया जाए। अब उसी हवाले से इन्होंने ये बात लिखी है। इनका मकसद ये है कि नहीं है ये मैं नहीं कहता, लेकिन इसको देखना चाहिए कि अच्छा, आज इसने यासर पिज़ादा ने मज़े की चीज़ें लिखी हैं। कहता है जी कि एक अरबों खरबों की करप्शन होती है, मिलावट वहाँ आम है, जारी द्वियात बनती हैं लोग। अच्छा, यहाँ तक लगता है पाकिस्तान का हाल बयान कर रहा है, फिर पता चलता है बगैर टॉयलेट के लोग वहाँ ज़िंदगी गुजारते हैं। पता चलता है कि डिवर्शन हो गई, इंडिया का जिक्र आ रहा है। और एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी वहाँ है, बम्बे के साथ जो है। रात बंदा पैदा फुटपाथ पे होता है, मरता फुटपाथ पे, ये हालत हो गई है जी। और वहाँ 15 लाख से ज़्यादा जो हैं वो बच्चे ऐसे हैं जो कि 5 साल की उम्र से पहले मर जाते हैं। और राज एक मेम का है जिसके नाम के साथ गांधी लगा हुआ है। तो ये सारी सबसे बड़ी पार्टी, मुसल्ला बगावत कई जगहों पे उनके हुई है, और उसके बावजूद भी हम जो है उसको वो वहाँ के लोग जो हैं दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहते हैं। वहाँ कोई आमरीत के लिए राह हमवार नहीं करता, कोई इस तरह की बातें नहीं करता। बस बाकी मजमून इस बात पे है कि हमें शर्म आनी चाहिए। इंडिया की ये हालत है, वहाँ ये होता है। हम जो हैं अपने मुल्क के खिलाफ लगे रहते हैं। हमें कुछ और बातें भी सोचनी चाहिए और देखनी चाहिए। इज़हारुल हक कम है कि क्लाइव की ये बात पसंद आई कि वो मर गया। ये ज़मीर जाफरी का एक मिसरा है। उन्होंने कहा लॉर्ड क्लाइव जो था उसने 18 घंटे घोड़े की पीठ पे गुजारा, और वो आलमगीर की वफ़ात के 18 साल बाद पैदा हुआ, और मरने जाने से पहले उसने आलमगीर यानी औरंगज़ेब आलमगीर की सल्तनत को तहबाला कर दिया। अच्छा, और ये जो क्रिस्टन लगार्डे क्या नाम है, ये जो IMF की, मुझे कहता है इसकी शक्ल तो बिल्कुल वैसी लगती है। इसमें वारन हेस्टिंग्स भी नज़र आता है, कर्जन भी नज़र आता है, वुल्जम वही शक्ल लगती है। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी IMF, उसी की शक्ल है। ये बहुत से लोग कहते हैं, मैं भी कहा करता हूँ कभी कभी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वही ये IMF है, आके आपके सारे वसाइल पर कब्जा करती है, फिर आपकी सरजमीन पे आ जाती है। और उन्होंने कहा कि हमने कहा कि माशी तरक्की की, पाकिस्तान में बड़ा लेके बैठे हुए हैं, एक साहूकार की बात पे एतबार कर रहे हैं जिसने हमें कर्जा दिया है, उसकी बात पे एतबार कर रहे हैं। और ये उसने कहा कर्जा ट्रिलियन से बढ़ चुका है, और निजी सरमायाकारी उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक, अच्छा 10% होनी चाहिए निजी, वो 18%। पाकिस्तान में 10% है, 18% GDP का होना चाहिए, और बरामदात 10% है, 40% होनी चाहिए। तो ये है कि 168 ममालिक में हमारी करप्शन का 117 है। तो जब तक हम ये दूर नहीं करते, और तालीम पर हम 2.5% खर्च करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4% होना चाहिए, इसके बगैर तरक्की जो है वो नज़र नहीं आती जी। और उसका जो लोग CSS का इम्तहान फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का हैं चेयरमैन जो उसके हैं, उनका 3rd डिवीज़न में उसने डिग्री ली हुई है, तो क्या करेगा बेचारा वो। बस यही हैं जी आज की खबरें। खुर्शीद नदीम ने अच्छा आर्टिकल लिखा है सियासत, मज़हब और अकल पर, कि हम नहीं दे, इनका जोर है कि रियासत इंपॉर्टेंट नहीं, असल में समाज इंपॉर्टेंट। समाज से बात सोसाइटी, मुआशरा। समाज मुश्किल लगता है, सोसाइटी कह दिया जाए लोगों को समझ आता है, मुआशरा भी समझ आ जाता है। तो उन्होंने कहा एक हमारे यहाँ शफात का तस्वर है मुसलमानों में, सज़ा व जज़ा नहीं, कोई शफात करेगा अल्लाह का बंदा, कोई हुजूर करेंगे, कोई उनके वली करेंगे, कोई उनके अहले बैत करेंगे, कोई उनके सहाबा करेंगे। तो इसने हमें गुनाह, और इनका एक फ़िक्रा उन्होंने ये लिखा है कि असल में जो असल है, बाकी चीज़ें और भी हैं, लेकिन जो चीज़ बुनियादी है कि ईमान के साथ आमाल लाजम है। ये बड़ी पुरानी खारजियों के ज़माने की बहस है। खारजियों ने कहा कि जिनका ईमान, मुसलमान वो है जो नेक हो, जिनके अमाल जो हैं वो दीन के असूली तौर बात ठीक है, लेकिन नतीजा उन्होंने गलत निकाल दिया। नौज़बिल्लाह मुआविया और अली उनकी आंखों में नहीं जचते थे, और वो फिर कत्ल के उन्हें मंसूबे बनाए। तो चुनाचे उसके बाद इस्लाम में बहस छिड़ गई कि क्या अमाल जो है ईमान का हिस्सा है कि नहीं है। मतलब क्या कि जो कलमा पढ़ ले उसको आप मुसलमान गिरदाने, यहाँ पहले ये देखें कि वो नेक काम करता है कि नहीं करता है। तो सब ने कहा कि नहीं, चाहे फास्क व फाजिर भी आदमी हो, अगर वो मुसलमान है तो मुसलमान है, कलमा गो है, उसको वाजिब कत्ल नहीं है, जिस तरह खारजियों ने कर दिया। फिर इस बहस को किस तरह लिया गया, अहनाफ के यहाँ इसने क्या शक्ल इख्तियार की, बात की बहसों में कैसे आया, वो ठीक है, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि ये एक राय है कि अमाल जो है ईमान का हिस्सा है। दूसरी राय ये है कि अमाल अपनी जगह उसकी बुनियाद ईमान ही है, लेकिन ईमान कलमा गो के लिए मुसलमान होना ही काफ़ी है, अच्छे अमाल करना जो है लाजमी नहीं है। ये कि बुनियादी बहस है जिस पे बहुत से नताइज निकल सकते हैं। बहरहाल इसी के साथ वक्त लेते हैं। जी नाज़रीन, फिलहाल वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ चलेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन, दफ़ा आपको खुशामदीद कहते हैं और अपना आखिरी सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है इनपुट। और टेलीफोन लाइन पर आज हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब गुल साहब, बहुत ही रिनाउंड एनालिस्ट एंड डिफेंस। हैंड इट ओवर टू यू मीर साहब। जी, आफ्ताब गुल साहब हमारे दोस्त बहुत गहराई के साथ बहुत सी बातों को तजिया करते हैं, क्योंकि बाखबर भी हैं, राब्ते भी इनके हैं, इसलिए कभी कभी बहुत अच्छी बातें भी इनसे मालूम होती है। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब गुल साहब। मीर साहब, क्या हाल है? आप ठीक बस ठीक ठाक है। जब कभी कोई बहरान पैदा होता है, क्राइसिस आता है, तभी आपके पास आते हैं हम। कोयटे का वाकया तो हुआ है जी। अच्छा। और उसके साथ इस्लामाबाद तक फैले हुए वाकयात हैं। क्या तजिया आपका, ये क्या 2 नवंबर? मैंने आपका प्रोग्राम सारा देखा है। मैंने अभी अर्ज किया, यहाँ पे मैं छुट्टी है ना आज। अच्छा, ठीक है। मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था। हाँ। इसमें मैं 2 बातें आपके प्रोग्राम में, एक आपने जो प्री बार्गेन वाली बात की, वो वैसे तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें ये देखिएगा कि तमाम जो इस मुल्क के करप्ट लोग थे, जो बुरे लोग थे, जो गन था, उनकी सबकी प्ली बार्गेन हो गई है। उन्होंने जब कर लिया है तो अब इनको ख्याल आ गया सुप्रीम कोर्ट को। इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने सील लगाई है इस प्ली बार्गेन के सारे ऑपरेशन के ऊपर, इसी सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। अच्छा। जब अब जब वो खत्म हो गया, अब कोई दुकानदार रह गया बेचारा, को मेरे ऐसा गरीब आदमी रह गया, तो कह दिया यह तो बड़ी बुरी चीज है, ये नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात आपने वर्ल्ड बैंक का फरमाया, वो देखेंगे वर्ल्ड बैंक जो है वो दुनिया की जो फाइनेंशियल कॉलोनाइजेशन है उसका सबसे बड़ा ऑर्गन वही है। हम उसके शिकार हैं। ये सारी बातें सतही हैं जो उन्होंने यहाँ पर आकर तज्जिया किया और क्रिटिसिज्म किया। बाबा, पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है वो सारी की सारी वही पॉलिसीज यहाँ पे इम्पोज करती है इस मुल्क के अंदर जो वर्ल्ड बैंक वाले कहते हैं। इस वास्ते ये सतही बातें अखबार में देने के लिए, वो अच्छी खातून वैसे वो है, काफी प्रोफाउंड है उसके जो आइडियाज वगैरह हैं, लेकिन आफ्टर ऑल शी इज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम। तो वो एक फजूल बात की जी क्लाइव से शक्ल मिलती है या नहीं मिलती, ये टिपिकल है हमारे उर्दू का जर्नलिस्ट होगा इस तरह की बातें लिखते हैं। लेकिन वो मास्टर वो अंग्रेजी में है, एमए उसने अंग्रेजी में किया है। अंग्रेजी में मास्टर होना कौन सी बात है? और फौज का ऑडिटर जनरल रहा है। वो रहा होगा जी। मैं ऑडिटर जनरल मैं छोड़ देना, रहने दीजिए इनको। ये वही ऑडिटर जनरल है ना, जब करप्शन जिस लेवल पे चलेगी तो ये ऑडिटर जनरल थे। पहले तो इसकी अकाउंटेबिलिटी मैं करूँ ना, भाई साहब छोड़े जी, इनको रहने दें, इनको ठीक थोड़ी मैं कर सकता हूँ। हाँ जी। अच्छा, बाकी ये बताएं, ये तो खैर उस पर कर दिया, अब क्या इस्लामाबाद में हम क्या कर रहे हैं, क्या करने वाला है? कोयटे में तो काबू नहीं आया हमारे। इस्लामाबाद का तो मसला जो है जी वो संगीन से संगीन तक होता जा रहा है। मैं आपको, मतलब मैं ऐसे आपसे कहूँ कि अंदर की बात हो नहीं, आपको पता है मेरा उन किन किन से दोस्ती वो ठीक है, आपके जर्नैलों से भी है, जजों से भी है, सभी से दोस्ती। बात को नहीं, जर्नैल तो बड़े खिलाफ है मेरे। मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ, इमरान वगैरह की बात कर रहा हूँ। ये बड़े फैसला इन्होंने कर लिया हुआ है। कहते जी हमने हिलना ही नहीं, आप जो मर्जी कर लें। और वो इंसिस्ट करते हैं कि हमने वी आर गोइंग टू ब्रिंग इस्लामाबाद टू अ स्टैंड स्टिल। कहना जहां पर रुकेंगे वहीं रुक जाएंगे। तो कितने बंदे मार लेंगे, ये कितने लोगों पे गाड़ियां चढ़ा लेंगे, हमने जाना माना नहीं है। इस किस्म की वो अब उनका जो एटीट्यूड है वो इस किस्म का हो गया है कि नहीं जी हमने नहीं माना। और मैंने यूं स्टेट क्वेश्चन पुट किया उनको, मैं फर्ज किया सुप्रीम कोर्ट जिस तरह की उनकी आदत है, आगे ज़िया-उल-हक को कर दिया, फिर मुशर्रफ को भी कर दिया, फिर ये भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का है कि सुप्रीम कोर्ट 4 झंडे हैं, 15-16 गाड़ियां, इनके पास एक बिल्डिंग बड़ी सी है। व्हाट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? मैं कहा अगर उन्होंने कह दिया, कहता हमने मानना ही नहीं। मैं कहा वो अगर फर्ज किया, आप कहते हैं 2 दिन के लिए एडजर्नमेंट देते हैं, उनका केस लग गया ना जी सुप्रीम कोर्ट में। मैं कहा फर्ज किया, वो कहते हैं कि करो, कहता हमने मानना ही नहीं, हमने उसी वक्त पिटिशन को विड्रॉ कर लेना है। हमने कहा बस इसको यहीं रखें, वी विड्रॉ दिस पिटिशन। ये उन्होंने बातें सारी सोच ली हुई हैं और वो एक लड़ाई करने के लिए वहां पर जा रहे हैं। अब देखने की बात मीर साहब, जो आपने मुझसे पूछा नहीं है, मैं खुद ही अर्ज कर देता हूँ। देखना आपको, हमें ये चाहिए कि भाई पाकिस्तान की फौज का इस पिछले वाक़े की, ये जो साहब थे वहां के रहने वाले डॉन अखबार के, उनके वाक़े के बाद क्या ताल्लुक है इस वक्त पाकिस्तान की फौज का इस सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। मैंने आपको एक दिन आगे आपको भी कहा था, लेकिन इस मुल्क में कोई बात सुनता तो है नहीं। बात ये मीर साहब, ये पाकिस्तान की फौज ये वो फौज नहीं है जो अंग्रेज की फौज से सक्सीड करके आई थी। देखिए पाकिस्तान की फौज अंग्रेजों की फौज, रॉयल पाकिस्तान आर्मी थी 56 तक, ठीक है जी। इन्होंने पाकिस्तान को बनाने में कोई रोल नहीं प्ले किया, इनका बर्थ राइट है ही नहीं। लेकिन ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ जो कुछ भी हुआ है उसके अंदर ये फोर्टिफाई होकर, ताकतवर होकर, मॉरली ज्यादा स्ट्रांग होकर ये निकली है।
इस वास्ते ये समझते हैं कि पहले तो हमारे को कहा जा सकता था भाई कि हमने मार्शल लॉ लगा दी, ये कर दिया, हमने अब इसको बचाने के अंदर भी कुछ काम किया है। सो यू सी इट इज अ डिफरेंट पाकिस्तान आर्मी। यू टॉक टू अ जनरल, वो अजीब सी आपसे गुफ्तगू करता है और एक बड़ी अजीब सी उनके अंदर एक वो है, मैं क्या कहूँ आपको कि एक कॉन्फिडेंस आ गया है जो कि पहले ये, यानी आप एरोगेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहते, इसलिए कॉन्फिडेंस का लफ्ज़ था जी। मैं करूंगा नहीं, 2-4 महीने बाद करूंगा, फिक्र ना करें आप। अगर मैं रह गया तो मैं करूंगा जरूर। हेलो आप पानी लाओ, ये क्या करते हो तुम, उर्दू अंग्रेजी में उर्दू बोलते हैं, किधर जाता तुम, इधर आता तुम, वो तो मुझे पता है। मैं वैसे अर्ज कर रहा हूँ, ये जरा थोड़ा सा इनका रवैया तब्दील हुआ है। ये अब इस तरह की बातें करते हैं। देखिए ना सर, इस तरह खुल के कह देना कि हम नहीं आएंगे मीटिंग में, हम नहीं आएंगे मीटिंग में अगर ये 3 लोग होंगे तो। I mean, you see, they have stood up to the Prime Minister of Pakistan. They have told him, look, we are not coming to any future meeting with you. अगर ये 3 लोग होंगे, तो इस तरह की बातें हैं जो निकल रही हैं। मुझे नहीं पता ये कहाँ करवट बैठेगा, ये कहाँ होता है, और ये इमरान खान साहब का जो सारा सिलसिला है। लेकिन इमरान खान साहब ने दिफाई जो उन्होंने मेजर्स दिए वो ये, मतलब उन्होंने कहा जी हम आपको बाहर निकलने नहीं देंगे। उन्होंने कहा बात सुने, निकलने क्या नहीं आप देंगे, हेलीकॉप्टर से मैं आऊंगा तो हेलीकॉप्टर गिरा लेना। दिस इज व्हाट ही टोल्ड देम। ही सेड हेलीकॉप्टर को गोली मारना से नीचे गिरा लेना, मैं तो हेलीकॉप्टर पे आ जाऊंगा फिर अगर आप मुझे रोकेंगे। फिर उन्होंने ये जो बात की है कि जहां भी आपको रोका जाए तो जमीन पे लेट जाओ। तो मीर साहब कितने बंदे मार सकते हैं? जाओ लाख साहब जो थे उन्होंने कितने मार ली। ये मारने मुरने से कुछ नहीं होने का कि गोली चल जाएगी और मर जाएंगे, और मीडिया कवरेज अजीब किस्म की है। सो अगर तो कोई मामला का तय हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं इधर वे नॉट इंटरेस्टेड, ना मैं उनके साथ कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है, तो इस हुकूमत के साथ भी कोई नहीं। तो ये हालात खराब होने को जा रहे हैं। मैं आपको इसको तो क्या किया जाए, क्या देखा जाए जी? देखें ना, वो भी तो इस्तीफा देने पर तैयार नहीं है कि नवाज शरीफ साहब को वो थोड़ा ही शुड स्टेप डाउन, और इमरान के साथ ये पिछले साल 1.5 को छोड़ दीजिए, इमरान से अच्छा रैपो है उनका, उनके साथ बड़े पुराने उनके ताल्लुकात हैं, जब खाने में कच्चे क्रिकेट ये लोग खेलते थे, ये सब कुछ है। मैं नहीं समझता कि ये ऐसा मामला है कि जिसको जो नहीं हल हो सकता, लेकिन डिपेंड करता है जी किसके जरिए जिसको हल करना चाहते हैं, क्या करते हैं। नहीं, पुराने धरने से चंद दिन पहले तो बनी गाला में बहुत इस्तकबाल किया था, बड़ी बातें हुई थी, बड़ी शानदार तस्वीरें छपी थी, फिर क्या हो गया? राब्ते क्यों, रेपो क्यों खत्म हो गया? मैं नहीं कह सकता जी कि थोड़ी सी देखें, इसमें जो है नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी एक उनके अंदर एक खास किस्म की एरोगेंस तो है ना, वो नहीं मानने पर तैयार, वो नहीं बात करना चाह रहे थे उनसे। मैं नहीं समझता कि इमरान खान जो था, कितना फर्क है इमरान खान की जमात में और मुस्लिम लीग नून में। मेरा मतलब है कोई ना तो कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज में है, वो कोई पीपल्स पार्टी तो नहीं है 1970 वाली। वो तो वही है जो फिक्रा सुनकर आपको कल्चरल शॉक लगा था, दोनों वही हैं। बिल्कुल आपने ठीक है, फिर तो वो आपके बंदे हुए ना, मेरे ना, जिसका मुझे कल्चरल शॉक हुआ था। इधर भी मैं उधर भी मैं, मारे गया मैं तो। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। हाँ। ये हो जानी चाहिए बात। दूसरी बात रह गई जी इनकी, ये जो आपने अभी कोयते वाली बात कही है, सर मैं आपको एक अर्ज करूं कि पाकिस्तान शायद इस मामले में इनको तय करना पड़े। देखे ना मीर साहब, आप आज जवाब दे के जाना आपने, यार इस मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर कोई नहीं है। मीर साहब को ख्याल करें, एक गाजरें बेचने वाला आदमी जो कि वहाँ रोम में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में 2-3 महीने इसने काम किया है, ये वो हमारा फॉरेन मिनिस्टर है। खुदा का खौफ करे, वी डू नॉट इवन हैव अ ब्लडी फॉरेन मिनिस्टर हमारा नहीं, जो कि सबसे अहमियत का हामिल होना चाहिए, जो खुदा हमारी कैबिनेट में वो नहीं है। ये इसकी वजह मुझे नहीं समझ आती कि भाई क्यों, क्या वजह है, क्या बात है, आई डोंट नो, आई कांट सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेन दिस। देखिए एक तो हमारा फॉरेन मिनिस्टर होना चाहिए था, वो भी हमारा नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आती कि ये किस तरह इसको हल करेंगे। अफगानिस्तान हमारे खिलाफ है, दो जो ईरान है वो नीम है, और फिर मीर साहब मैं एक ऐसी बात कहना चाह रहा हूँ जो आपको बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। हमारी 2 ऐसी पावर्स के साथ ताल्लुकात हैं इकोनॉमिक, जो दुनिया के दोनों करप्ट तरीन इकोनॉमीज। वो तुर्की वाला जो है वो वहां से तेल खरीदता था इनसे, आईएसएस वालों से। वो चीन वाले खुदा का खौफ करे किस किस्म की उन्होंने हमारी इन्वेजन कर दिया, हमारी कॉटेज इंडस्ट्री तबाह कर दिया। हम तो वैसे मरासी है ना जनाब, वो जनाब हिंद चीनी। तो आप अमेरिका और बरतानिया के साथ हैं, वहां वापस चले जाएं। नहीं मैं नहीं किसी के साथ, मैं तो पाकिस्तान के साथ हूँ। मेरे को मीर साहब ये ज़हन से निकालिए, मैं आपको कह रहा हूँ खुदा की कसम, मैं जिधर 1969, 70, 71 में खड़ा था मैं वही हूँ, देख लीजिए। अच्छा। उसके बाद बेनजीर साहबा भी आई, तो मेरा तो उनसे कोई वास्ता नहीं है। उसके बाद और भी बड़े बड़े यहाँ वो साद हसन और कंपनी आए, भाई मेरा नहीं कोई तलक, मैं तो वहीं का वही हूँ। मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान को
अब अपना कुछ खुद सोचना पड़ेगा यहाँ की लीडरशिप को। ये नहीं मैं कह रहा नवाज शरीफ साहब सोचें या इमरान खान साहब सोचें, लेकिन ये काम नहीं चलने का कि आप अरबों खरबों रुपए बाहर ले जाएं, आप कमिश्नों में ले जाएं। आप देखिए क्यों नहीं ये इसको पब्लिक करते कि किस रेट के ऊपर हम ये चीन वाले जो उनसे हमारा काम कर रहे हैं। एम ही चीनी भाई भाई, और ये वही चीनी भाई भाई हैं जो हिंदुस्तान से भी भाई भाई थे। अगर वो नेहरू से गलती ना होती 1962 वाली जो उनसे उसने कह दिया जाके बैंडोंग में एयरपोर्ट पे उतरते साथ ही, आई हैव डायरेक्टेड दी माय फोर्सेस टू क्लियर दी। यहाँ में आपके मेंटर जिसे आप कह रहे हैं भुट्टो साहब भी लेके गए थे ना चीन की तरफ? नहीं मैं ये नहीं कह रहा चीन की तरफ जाना। अच्छा चीन की तरफ चले गए जी तो उसका मतलब है भुट्टो साहब पे नाम। नहीं मैं बताऊं जी, मैंने तो पहले कह देना चाहिए था तमाम खराबियां जो पाकिस्तान की हैं वो भुट्टो साहब की है। चलो लेकिन भुट्टो साहब को तो आपने ज़ियाउल हक से, मैं आपको कह रहा हूँ, आप लोगों ने ज़ियाउल हक के साथ मिलके एक कत्ल भी कर दिया और जाने दे बेचारे को जी। 51 साल की उम्र में मैं क्रिकेट खेलता था पूरी तरह से, वो 51 साल की उम्र में मर भी गया। ये कभी वक्त बताएगा आपको कि वो कैसा आदमी था। दफा करें। अच्छा फिर आफ्ताब गुल साहब हम इस पे बात फिर आपसे करेंगे तफसील का, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, मैं उससे जरा आगे ओवर शूट कर गया हूँ बल्कि, तो आपसे बात करेंगे। बड़े मजा आया आपसे बात करने का, और ये बात खास तौर पे यहाँ से करूंगा कि आप वही हैं जहाँ 70 में खड़े थे, और इससे बात शुरू करेंगे, किसी वक्त बात अच्छे करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब गुल साहब और मीर साहब आपका भी। मुझे और मीर साहब को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।